बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं। सैंड पाइल पर भी लोगों ने असल में एक्सपेरिमेंट किए। तो उसमें ऐसे करते हैं, वो एक पाइल बनाते हैं, ऊपर से धीमे धीमे सैंड डालते हैं, फिर देखते हैं कि कितनी छोटी जो फर्क फर्क इवेंट है वो किस साइज की होती हैं। और एक्सपेरिमेंट इसी तरह के किए गए हैं कि जैसे दो रबर के पीस होते हैं, उसको एक के ऊपर एक लगा के उसको धीमे धीमे सरकाते हैं। तो कभी कभी कुछ नहीं, कभी फिर एकदम से वो स्लिप करता है, तो इसको स्टिक स्लिप इवेंट कहते हैं। और इसको जैसे भूकंप होते हैं, वो मानते हैं कि इसी तरह से होता है कि दो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, वो एक दूसरे के ऊपर से स्लिप करने की कोशिश करती हैं। कभी होता है, कभी नहीं होता। जब एकदम से ज्यादा स्लिप होता है तो उसको भूकंप कहते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से रोज रेंडर पर। भाई स्टैटिस्टिकल फिजिक्स तो आप लोग पढ़ते होंगे, अगर आप लोग साइंस स्टूडेंट है, फिजिक्स स्टूडेंट है बेसिकली, तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इस सब्जेक्ट से आपका परिचय हो गया होगा अगर आप लोग थर्ड ईयर वगैरह में हैं या फिर एमएससी लेवल पर हैं, तो आप लोग इस सब्जेक्ट से चित परिचित होंगे और काफ़ी सारी बातें इस सब्जेक्ट के बारे में जानते होंगे। अब इस सब्जेक्ट को स्टार्ट कैसे करें, क्या इस सब्जेक्ट में चीज़ें हैं, क्यों हम इसको पढ़ते हैं और क्या क्या फ़ायदे हैं इस सब्जेक्ट्स के, तो ये सारी चीज़ें आज जानेंगे। और भाई और किसी से नहीं, डायरेक्ट डॉक्टर दीपक धर से जानेंगे, जिन्हें स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के लिए जाना जाता है, जो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स बहुत समय से पढ़ाते आए हैं। और आज उन्हीं से हम लोग बात करेंगे स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के बारे में, इंडिया के जो साइंस है उसके बारे में, विज्ञान प्रसार के बारे में, विज्ञान प्रसार संस्था नहीं यानी कि साइंस पॉपुलराइजेशन के बारे में काफ़ी सारी बातें करेंगे। काफ़ी मज़ा आने वाला है आप लोगों को। तो अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, और स्पॉटिफाई वगैरह पे पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो पॉडकास्ट ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि आज आप लोगों को काफ़ी सारी बातें पता लगने वाली हैं उनसे, जो कि भले ही न्यूज़ में नहीं आते हैं, भले ही न्यूज़ चैनल्स पर जिनका आना जाना उतना नहीं होता है, बट वेबिनार्स और हमेशा लेक्चर्स में उन्हें इनवाइट किया जाता है। तो डॉक्टर दीपक धर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर कैसे हैं आप और कैसा बीत रहा है अभी लॉकडाउन? हाँ बस ठीक है, किसी तरह से ये चला लेते हैं। कुछ लगता है कि जिंदगी कुछ हद तक विराम पर आ जाती है, क्योंकि पहले हम लोग जैसे करते थे कि क्लास में लेक्चर देते थे, तो वो सब तो बंद हो गया। अब सिर्फ एक कंप्यूटर का कैमरा होता है, उसके सामने लेक्चर देना होता है। तो वही बात नहीं होती है कि समझ इधर सकता हूँ सर। उधर लेक्चर देने के लिए, वो भी बंद हो गया। अब सर आप लोगों को लेक्चर से दूर रखना भी तो पॉसिबल नहीं है। तो आपने अपनी हाँ। ज़िंदगी उसी काम में बिताई है, और आप उसी काम को करते करते आपने इतना एक्सपीरियंस गेन किया है। तो हम्म, सर बढ़ते हैं आज के सवालों की तरफ, और मेरा हम्म, सबसे पहला सवाल यही है कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के बारे में जब हम बात करते हैं, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की जब हम बात करते हैं, तो हम एक्चुअल में किस बारे में बात करते हैं? ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये ब्रांच ऑफ साइंस को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया? क्या ज़रूरत थी इसे इंट्रोड्यूस करने की, और हम इसे क्यों पढ़ते हैं? मैकेनिक्स है, उसकी शुरुआत न्यूटन के नियमों से हुई, जिसमें है कि फोर्स इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। लेकिन ये उसकी इक्वेशंस ऑफ मोशन बनती है बहुत सारी, जी। लेकिन उनको इंटीग्रेट करना मुश्किल होता है नॉर्मली। अगर एक दो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो तो ठीक है। अगर दो से ज्यादा होती हैं तो सब इक्वेशन कपल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती हैं, उनको सोल्व करना मुश्किल होता है। जी। लेकिन जितने भी प्रकार के जो हमको सिस्टम जीवन में मिलते हैं, जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं, अक्सर वो एक या दो पार्टिकल से ज्यादा होती हैं उसके अंदर। तो उनको, उनके गुण समझने में जो न्यूटन के नियम हैं वो सीधे से कुछ उपयोगी नहीं होते। हम्म। तो क्या किया जाए, ये सवाल था। और लोगों ने देखा कि अगर
बहुत सारे पार्टिकल हों तो कुछ नई चीजें आती हैं जो उनको एग्जैक्ट इक्वेशन इंटीग्रेट नहीं कर सकते, लेकिन जो सिस्टम है उसके गुण काफी आसानी से समझा सकते हैं। तो उसको कहते हैं कि लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स, कहते हैं कि बहुत सारी चीजें होती हैं तो कई बार थोड़ा भविष्यवाणी प्रिडिक्शन करने की जो हमारी क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो जैसे अगर एक डॉक्टर हो, उसके सामने कोई मरीज आए तो कहेगा क्यों, कोई जानी पहचानी बीमारी है, तो उसको ये नहीं कह सकते कितने साल आप जिंदा रहेंगे, लेकिन हम कह सकते हैं कि अगर ऐसे 100 पेशेंट आए तो उसमें से 70% जो है वो 5 साल से ज्यादा जिंदा रहेंगे, ऐसा जो भी कुछ है। तो अगर संख्या बढ़ जाती है पार्टिकल्स की तो एग्जैक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, लेकिन स्टैटिस्टिकल प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो जो मैकेनिक्स का जो भाग है जिसमें ये स्टैटिस्टिकल प्रिडिक्शन करते हैं उसको स्टैटिस्टिकल फिजिक्स मैकेनिक्स कहते हैं। और इसका उपयोग खास तौर से हम लोग जो सामान्य पदार्थ हैं जिसमें बहुत सारे एटम होते हैं या बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं उनके गुण समझने के लिए करते हैं। आपका एक लेक्चर उस पे भी था सर कि स्टेट्स ऑफ मैटर पर, कि हम 3 हम्म। स्टेट्स ऑफ मैटर को मानते हैं, उस पर भी अभी चर्चा करेंगे बाद में। मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था वो, उस पर आएंगे। बट अभी फिलहाल दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि 2 टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो आज तक हम लोगों ने पढ़ी हैं। एक हम्म। हो गई फर्मी डिराक और दूसरी बोस हम्म। आइंस्टाइन। तो हम्म। ये दोनों किस प्रकार की स्टैटिस्टिक्स है, मतलब क्या ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होकर चलती हैं, या दोनों ही अलग अलग टाइप की स्टैटिस्टिक्स हैं, और अगर एक है तो दूसरे की ज़रूरत क्या है, दोनों का क्या इम्पोर्टेंस है? तो एक साइंस में कंसेप्ट होता है आइडेंटिकल पार्टिकल। जैसे दो इलेक्ट्रॉन हैं जी। तो दो इलेक्ट्रॉन एक जैसे ही होते हैं, जैसे लेकिन अगर एक पेड़ के दो पत्ते लें, एक तरह से वो भी एक तरह एक जैसे होते हैं, या उनके 100 पत्ते लें तो 100 पत्ते एक जैसे होते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो उनमें थोड़ा थोड़ा कहीं फर्क दिख सकता है। जी। लेकिन हम मानते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन वास्तव में बिल्कुल एक से होते हैं, उनमें कोई फर्क नहीं हो सकता। तो इसको आइडेंटिकल पार्टिकल कहते हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल, उनको एक दूसरे से फर्क नहीं कर सकते। अगर आप फर्क करेंगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, कुछ और बन जाएंगे। ओके। तो आइडेंटिकल पार्टिकल्स होते हैं तो उसके बारे में क्वांटम मैकेनिक्स में, सिर्फ क्लासिकल मैकेनिक्स में नहीं, जी। क्लासिकल मैकेनिक्स में होता है कि पार्टिकल हैं, दो पार्टिकल हैं, बराबर मास के हैं, सब कुछ है, उसको एक पर थोड़ा सा पीला रंग का डॉट लगा देंगे, उससे उसकी मैकेनिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम पहचान सकते हैं या उसको देख लेंगे तो उसको आगे तक याद रख सकते हैं कि ये तो पार्टिकल 1 था, ये पार्टिकल 2 था। तो क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा नहीं होता, तो उसको इनडिस्टिंग्विशेबल कहते हैं इवन इन प्रिंसिपल। तो इस तरह के जब पार्टिकल होते हैं तो एक और चीज है जो कि जरूरी नहीं था लेकिन ऐसा होता है कि जो वेव फंक्शन होता है वो फुली सिमेट्रिकल या फुली एंटी सिमेट्रिकल होता है इनके लिए। तो जो अगर वो सिमेट्रिकल होता है तो उसको बोस्ट पार्टिकल कहते हैं, एंटी सिमेट्रिकल होता है उसको फर्मी कहते हैं। कभी कभी दो डायमेंशन में मानते हैं कि कुछ और चीजें हो सकती हैं, लेकिन ज्यादातर ये आइडेंटिकल पार्टिकल या तो बोस होते हैं या फर्मी होते हैं, कुछ और नहीं होता। कभी कभी लोगों ने सोचा है कि कुछ और कर सकते हैं, लेकिन उसके कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस अभी तक तो नहीं मिली। थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है लेकिन कोई संभावना ही है, अभी तक उसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। जी। जी। तो सर वैसे बोस स्टैटिस्टिक्स की एक काफ़ी अच्छी स्टोरी भी है कि बोस सर ने जब इसको इंट्रोड्यूस किया था, आइंस्टाइन सर को लेटर लिखा था, और हम्म। किस तरह से ये स्टैटिस्टिक्स जो आई थी। तो बेसिकली हम्म। क्या ढूंढ रहे थे वो जब बोस सर ने स्टैटिस्टिक्स को इंट्रोड्यूस किया था? तो उसी टाइम पर, उससे कुछ ही साल पहले, प्लांक ने जो है ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए अपना कुछ फॉर्मूला निकाला था।
जो कि काफी हद तक एक्स्ट्रापोलेशन पर आधारित था कि उन्होंने देखा कि इधर तो ये काम करता है, इधर ये काम करता है, तो उन्होंने कुछ फॉर्मूला लिख दिया और वो ठीक से एक्सपेरिमेंटल डेटा को अच्छी तरह से डिस्क्राइब करता था। लेकिन वो क्यों होता है इसको कोई नहीं समझता था ठीक से। वो जो उस समय तक जो स्टैटिस्टिक थी, जिसको बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, उसको लोग लगाते थे, फोटोन नाम आ गया था तब तक फोटोन्स पर, तो वो ठीक काम नहीं करता था। तो बोस ने कहा कि नहीं नहीं, इसको अगर हम आइडेंटिकल पार्टिकल की तरह से माने, हम कहें कि अगर 9 इलेक्ट्रॉन है तो एक ही स्टेट है उसका, उसमें और कुछ नहीं हो सकता। तो अगर वो ऐसा मान लें तो काउंटिंग ठीक होती है और फिर उससे फॉर्मूला, जो प्लांक का फॉर्मूला है वो डिराइव कर सकते। तो इस आधार पर उन्होंने जो है उसका पॉसिबल डेरिवेशन करके भेजा था और वही असल में सही होता है। तो आइंस्टाइन की समझ में ये बात आ गई थी, तो उन्होंने उसको फॉरवर्ड कर दिया कि इसको छपना चाहिए इस पेपर को। जी, ये काफ़ी अच्छी स्टोरी थी, इसके बारे में एक बार और पढ़ रहा था। हम्म, हम्म, अ, सर, आपने काफ़ी सारी रिसर्च करी है स्टोकास्टिक मेथड, स्टोकास्टिक प्रोसेस, अगर मैं हम्म, नाम सही ले रहा हूँ तो प्लीज़ करेक्ट मी, जो कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी से काफ़ी ज़्यादा डील करता है और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स भी काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी से डील करती है। तो दोनों ही जब प्रोबेबिलिटी से डील करते हैं तो हम्म, प्रोबेबिलिटी का इतना इम्पोर्टेंस, अभी आपने फर्स्ट क्वेश्चन में भी इसके बारे में बताया हम्म, था, इतना इम्पोर्टेंस अभी हमें क्यों महसूस होता है ब्रांच ऑफ फिजिक्स में, या फिर कह लें अगर साइंस में इतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी का हाँ। क्यों हम लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में इतना ज़्यादा जानना चाहते हैं? तो जानना चाहते हैं क्योंकि इसके इसके बिना हमारा काम नहीं चलता। और प्रोबेबिलिटी मेथड इस्तेमाल करने के बाद पदार्थ के गुण हैं वो हम पहचान बता सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का सामान्य जीवन में भी काफी इस्तेमाल होता है, क्योंकि एग्जैक्ट प्रिडिक्शन बहुत कम चीजों की हो पाती है। लेकिन उसमें क्या करते हैं कि प्रोबेबिलिटी का लोग अपने दिमाग में कुछ अंदाजे से करते हैं। वो ये नहीं कहते कि इस चीज की प्रोबेबिलिटी 0.437 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.512 है। हाँ, लेकिन वो मान के चलते हैं कि ठीक है, इस बार हम इम्तहान देंगे, उसमें सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी तो आधे से कम है, या ऐसा कुछ होगा। जी। लेकिन इसके बारे में एक बहुत मशहूर कहानी है कि कुछ प्रोबेबिलिटी थ्योरी की शुरुआत कार्ड गेम से हुई थी। कार्ड गेम और रूले गेम, तो गैम्बलिंग। जी। तो उसमें एक आदमी था, वो बहुत गैम्बल करता था सारे टाइम। उसने कहा मुझको लगता है कि इस तरह का कुछ शर्त लगाएं या इस तरह की लगाएं तो इसकी प्रोबेबिलिटी इससे ज्यादा होती है, इससे ज्यादा। अगर हम, मैं शब्द बदल रहा हूँ उसके, लेकिन थोड़ा सा उसी तरह से कि अगर हम एक साथ 3 पासे फेंकें तो उन सब का जोड़ 15 आएगा, या 2 पासे फेंकें उनका जोड़ 8 आएगा, इसमें से किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी? तो उसने कहा मुझको लगता है इसकी ज्यादा होगी, लेकिन मैं इसको बता नहीं सकता ऐसा क्यों होता है, मेरा जैसे एक्सपीरियंस है कि ऐसे मैंने दिखाई ज्यादा आता है। तो पास्कल को बताया था, तो उसने कुछ थ्योरी बनाई जिसके मुताबिक कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। अगर मैं पासा एक बार फेंकूं तो उसमें सब 1 या 2 से 6 तक गिनती आती है, सब बराबर प्रोबेबिलिटी होगी। तो उसने कहा सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। अगर 2 बार फेंकेंगे तो 36 आउटकम होते हैं, सबकी प्रोबेबिलिटी बराबर होगी। लेकिन अगर हम कहें कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो मैं 2 पासे फेंकूं तो इसका जोड़ 7 आए, तो कहेंगे कि 1 या 6, 1 और 6 भी हो सकता है, 2 और 5 भी हो सकता है, 3 और 4 भी हो सकता है। इस तरह से 6 और 1 भी हो सकता है, जो कि पहला 6 है दूसरा 1 है। तो कुल मिला के 6 इस तरह के आउटकम होंगे, उसकी कुल प्रोबेबिलिटी 6/36 हो जाएगी। इस जी। तरह से उसने जनरल नियम बनाए प्रोबेबिलिटी के, और उसके द्वारा प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते थे फर्क फर्क आउटकम की। तो पूरा ये संभावना सिद्धांत बन गया प्रोबेबिलिटी थ्योरी।
और फिर उसका उपयोग बहुत जगह पे होने लगा। तो यही तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी का शुरुआत जो है असली जीवन में होने वाली घटनाओं को समझने के लिए किया गया था, और उसमें काफी कारगर रहती है कुछ मामलों में, और कुछ में नहीं रहती इतनी कारगर। तो कभी कभी मतलब लोग, कोई आदमी बीमार है तो वो सोचता है कि मुझे क्या फर्क पड़ता है कि इस बीमारी में 70% लोग 5 साल से ज्यादा जिंदा रहते हैं, मुझे तो ये मालूम करना मैं कब तक रहूंगा। तो हो सकता है कि उस तरह के सवालों का जवाब हम न मिले, लेकिन कुछ सवाल हैं जिनका जवाब काफी अच्छी तरह से दिया जा सकता है प्रोबेबिलिटी थ्योरी को लगाकर। और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में हम इसी तरह के सवालों की ज्यादा ध्यान से स्टडी करते हैं। तो सर, ये जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी पर हम लोग इतना रिसर्च करते हैं, इसका एप्लीकेशन कई बार हम लोगों को दूसरे ब्रांचेस में भी देखने को मिलता है, अदर देन साइंस। अगर हम लोग बात करें इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, इन सब जगहों पे यूज होता है, तो इससे काफ़ी सारी इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस खुलती हैं। तो प्रोबेबिलिटी का एप्लीकेशन वहाँ जब फिजिसिस्ट करते हैं, तो किस तरह से वो कोऑर्डिनेशन जो है वो आगे चल के जो एक चीज़ फंडामेंटल साइंसेस में आई, जो फंडामेंटल फिजिक्स में जिसका डेवलपमेंट हुआ, उसे वहाँ कैसे यूज़ किया जाता है? थ्योरी का उपयोग दोनों में बराबर ही है, लेकिन होता है कि कभी कभी हम लोगों को जो सिस्टम है उसके बारे में उतनी पूरी नॉलेज नहीं होती। तो अगर पूरी उसके बारे में पूरी तौर से जानकारी ना हो तब हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इस पर थोड़ा सा काफी काम किया है लोगों ने, और उसको कुछ पहले हाइपोथेसिस बनाते हैं कि ऐसा मान लेते हैं कि ऐसा है, तब क्या होगा। तो उसमें कई बार हाइपोथेसिस सही होती हैं, कई बार हाइपोथेसिस गलत होती हैं, तो उनको बदल सके, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जैसे लोग कहते हैं कि अब कल का मौसम कैसा होगा, कॉमन है, मतलब ये रोज के इस्तेमाल में होने वाली प्रोबेबिलिस्टिक प्रिडिक्शन है कि कल जो बारिश होगी, बारिश की संभावना है, कम है, ज्यादा है, कितनी है। तो इस तरह के सवालों में होता यह है कि अगर हमको पूरा सारी दुनिया में कहाँ कहाँ पर किस तरह की हवा चल रही है, पानी की टेम्परेचर है आदि मालूम हो, तो हम शायद, और बहुत अच्छे कंप्यूटर हों तो हम ये शायद प्रेडिक्ट कर पाए, लेकिन वो सब हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो कुछ अंदाजे से, कुछ एक्स्ट्रापोलेशन के आधार पर बताते हैं कि संभावना है कि बारिश होगी, इतनी बारिश होगी, इतने बजे बारिश होगी, आदि आदि। जी, काफ़ी सारे इसी एप्लीकेशंस तरह इसके। से स्टॉक मार्केट की भी प्रिडिक्शन करते हैं, उसके उसमें लोगों को बहुत पैसे का हानि लाभ होता है ना, तो उसके बारे में बहुत चिंता रहती है। उसमें बहुत लेकिन ज़्यादा ही यूज़ होता है और उसमें इंटरेस्ट भी होगा लोगों का जानने में कि इसमें किस तरह से काम कर रही है चीज़ें। तो स्टॉक मार्केट में भी जो भी उसकी थ्योरी होती है उसमें प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि एग्जैक्ट प्रिडिक्शन इज नॉट पॉसिबल। आपने कभी यूज़ किया है सर इन्वेस्ट करते टाइम? नहीं नहीं, मैंने उसके बारे में पढ़ा है, और उसका एक मेरा फ्रेंड है जो इसमें स्टॉक मार्केट में काम करता है। तो उसका बड़ा सिंपल सिद्धांत है कि ऐसी कोई थ्योरी हो ही नहीं सकती जो स्टॉक मार्केट को ठीक से प्रिडिक्ट करे और आपको लाभ भी हो जाए। क्योंकि अगर कोई थ्योरी हो कि हर जो एग्जैक्ट प्रिडिक्ट कर सके कि ये स्टॉक आगे बढ़ेगा, तो सब लोग उसे खरीदने लगेंगे और सबका प्रॉफिट जीरो हो जाएगा। तो वो कोई ऐसा गेम है जिसमें सब लोग नहीं जीत सकते। तो इसी तरह से कोई ऐसी थ्योरी ही नहीं हो सकती जिसमें शतरंज की कोई थ्योरी हो जिसमें दोनों पार्टी जो भी उसको इस्तेमाल करे थ्योरी को वही जीत जाए, क्योंकि एक जीतेगा एक हारेगा। जी। तो इसको जीरो सम गेम कहते हैं। तो उसमें ऐसी कोई थ्योरी नहीं हो सकती जिसमें जिसको अप्लाई करें तो वो सर्टेन हो कि वो आदमी जीत जाएगा, जो भी उसको अप्लाई करेगा, क्योंकि दोनों जो खेलने वाले हैं उनको जो थ्योरी मालूम हो सकती है, तो दोनों तो नहीं जीत सकते। तो स्टॉक मार्केट में जो एप्लीकेशन है
उसमें वो मानकर चलते हैं, मतलब जो इसमें काम करते हैं उनको ये तो मालूम रहता है कि हमारी जो भी हम थ्योरी निकालेंगे वो ऐसा नहीं हो सकता है कि उससे सब लोग जीत जाएं, लेकिन फिर भी कुछ प्रिडिक्शन कर सकते हैं जो कुछ लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है। जी जी जी। तो सर एक मॉडल है, आपने रामकृष्ण रामस्वामी सर के साथ एक आपने कोलैबोरेशन किया था। इसके बाद एक मॉडल आप लोगों ने दोनों ने दिया था जिसको धर रामास्वामी मॉडल के नाम से जाना जाता है। तो सर इस मॉडल के बारे में हमें कुछ बताइए। तो ये एक्चुअली मॉडल हम लोगों ने एक तो हमसे पहले साइंटिस्ट हमारे सहयोगी थे, एक तरह से पेयर बाग करके थे, तो उन्होंने एक सैंड पाइल मॉडल बनाया था। जी और फिर वो आकर उन्होंने एक लेक्चर दिया बम्बई में हमारे इंस्टीट्यूट में आकर, और उसमें उन्होंने कहा कि देखो ये थ्योरी है, इसके द्वारा हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नाइल नदी में उसका लेवल ऊंचा नीचा होता रहता है और बहुत सारे से रिकॉर्ड हैं, उसको क्या हम समझ सकते हैं, आदि आदि। इस तरह के बहुत सारे प्रकृति में सिस्टम हैं। इसमें कुछ अनप्रिडिक्टेबल इवेंट होते हैं, कुछ लार्ज इवेंट होती हैं, कुछ स्मॉल इवेंट होती हैं, और ये हमारी थ्योरी है और ये सबको एक्सप्लेन करती है। तो जी हम लोगों ने सुना था, हमने कहा ये सब तो बकवास कर रहे हैं, इसका तो कुछ मतलब हो नहीं सकता। तो हमने कहा कि अच्छा देखते हैं, जो ये जो मॉडल इन्होंने बताया है इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोगों ने उसको थोड़ा सा चेंज किया मॉडल को, और थोड़ा सा चेंज करने से हुआ ये कि उसका एग्जैक्ट सोल्यूशन निकाल सकते। तो हमने किया, तो उससे जो ओरिजिनल मॉडल था उसको समझना जरा मुश्किल था, मॉडिफाइड मॉडल में जरा ज़्यादा आसान हो गया समझने के लिए। तो इसलिए हमने उसको फिर उस पर थोड़ा और काम किया, फिर उनसे भी मिले पेयर बाग से, तो उनको भी पसंद आया हमारा काम, तो फिर इसी तरह से आगे बढ़ते गए। सैंड पाइल मॉडल पे आपने भी काम किया है ना सर? काफ़ी हम्म, आपकी भी रिसर्च रही है, उसके बारे में ज़रा हमें कुछ बताइए। सैंड पाइल मॉडल एक्चुअल में आपने उस पे क्या काम किया? हाँ, तो इसका मॉडल जो है ये पेयर बाग का ही है ओरिजिनल लगभग, उसको हम लोगों का माइनर मॉडिफिकेशन कहेंगे। लेकिन मॉडल ऐसा है कि एक मेज पर आप धीमे धीमे ड्राई सैंड डालते हैं, सूखी हुई सैंड जिसमें पानी ना हो तो चिपके ना उसके कण एक दूसरे से। तो उसको अगर मेज पर डालते हैं फिर एक एक करके उस पर कण डालते जाएं एक जगह से, तो एक बड़ा सा पाइप बन जाता है कुछ कोन जैसा। तो फिर उसमें एक और एक एक करके कण डालते हैं, तो कभी कभी वो वहीं पे चिपक जाता है जाके, कुछ नहीं होता। वो कभी कभी एक कण डालेंगे और काफी बहुत सारी सैंड जो है वो बिखर जाएगी नीचे जाकर। तो उन्होंने कहा था कि ऐसे प्रकृति में बहुत सारे सिस्टम होते हैं जिसमें धीमे धीमे उसको उसमें बढ़ाते रहते हैं कुछ, और उसमें रिलैक्सेशन होता है, लेकिन रिलैक्सेशन जब होता है तब एकदम कभी कभी बहुत कम होता है, कभी बहुत ज्यादा होता है। तो उसका उन्होंने सिंपल मॉडल बनाया था। मॉडल ऐसा है कि जैसे लैटिस है, दो टू डिमेंशनल स्क्वायर लैटिस, उसमें हर एक साइड पर कुछ सैंड के कण पड़े होते हैं, और अगर हम उसमें है अगर चार से ज्यादा होंगे तो वो अनस्टेबल हो जाता है। तो उसमें से सैंड जो है वहां से बिखर जाएगी, और चारों के जो चार नेबर हैं उसमें एक एक कण चला जाएगा। फिर जहाँ पे वो कण जाएगा वहां पर हो सकता है पहले से चार हों, तो अब ज्यादा हो जाएंगे तो वो भी फिर फैल जाएंगे। तो अगर आपने एक पाइल में एक पॉइंट पर आपने एक कण डाल दिया, तो हो सकता है कि उससे कुछ टोपलिंग कहते हैं, एक टोपलिंग होगी, और फिर जो टोपलिंग से जो पार्टिकल कहीं और जाएगा वो उससे दूसरी टोपलिंग होगी, उससे फिर तीसरी चौथी। तो हो सकता है कि बहुत सारी बड़ा सा सैंड एवलांच बन जाए। तो कभी कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा, कि क्या संभावना है जो एवलांच बनेगा वो काफी बड़ा होगा, 100 से ज्यादा पार्टिकल उसमें निकल जाएंगे, आदि आदि इस तरह के। तो इस सिंपल मॉडल में कुछ हद तक ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं। सर इसका तो यूज़ कहाँ वही किया उसी गया पर है? काम किया। इसका उपयोग
बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं। सैंड पाइल पर भी लोगों ने असल में एक्सपेरिमेंट किए। तो उसमें ऐसे करते हैं, वो एक पाइल बनाते हैं, ऊपर से धीमे धीमे सैंड डालते हैं, फिर देखते हैं कि कितनी छोटी जो फर्क फर्क इवेंट है वो किस साइज की होती हैं। और एक्सपेरिमेंट इसी तरह के किए गए हैं कि जैसे दो रबर के पीस होते हैं, उसको एक के ऊपर एक लगा के उसको धीमे धीमे सरकाते हैं। तो कभी कभी कुछ नहीं, कभी फिर एकदम से वो स्लिप करता है, तो इसको स्टिक स्लिप इवेंट कहते हैं। और इसको जैसे भूकंप होते हैं, वो मानते हैं कि इसी तरह से होता है कि दो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, वो एक दूसरे के ऊपर से स्लिप करने की कोशिश करती हैं। कभी होता है, कभी नहीं होता। जब एकदम से ज्यादा स्लिप होता है तो उसको भूकंप कहते हैं। तो इस तरह के असली एक्सपेरिमेंट किए गए फर्क फर्क रफ सरफेसेस पर, राइस पाइल, सैंड पाइल। सूरज में मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी सरफेस पर, और वो भी कभी कभी एकदम से जैसे उबाल सा आता है उसमें। शब्द थोड़ा गलत है, लेकिन तो सोलर एकदम फ्लेयर्स की बात कभी कर रहे हैं सर यहाँ पर आप? मैग्नेटिक स्टॉर्म कहते हैं, उसमें एकदम मैग्नेटिक, से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है उसके बाद। तो ओके ओके। SURE, तो उस तरह की चीजों को जिसमें एक्सट्रीम इवेंट कहते हैं। क्लाइमेट में भी ऐसा होता है, कभी एकदम से बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, फिर जी कुछ जी। दिन बारिश नहीं, फिर एकदम से बारिश होती है। तो उसमें कहते हैं कि समुद्र से तो पानी हवा में बराबर रेट से ऊपर जाता रहता है, उड़ता रहता है। लेकिन हवा से पानी नीचे आने में उसको बारिश कहते हैं। वो कभी कभी होता है, वो इरेगुलर इवेंट होती है। जी। तो इस सब की कितनी संभावना है, कितनी एक महीने में कितनी बार बारिश होगी, आदि आदि, इस तरह की चीजों को समझने के लिए इस तरह के मॉडल का इस्तेमाल किया जाता बहुत ही बढ़िया सर। आज के लिए है। काफी ज्यादा फिजिक्स जो है हमने समझी, और काफी सारी हम्म, चीजें जो है, काफी सारी थ्योरीज के बारे में, आपके काम के बारे में अभी हम लोगों ने जाना, और आगे आने वाले टाइम में और ज्यादा जानेंगे।